हाय दोस्तों। आज से आप लोग का 6 टू जितना भी आपका 10th है उसका आपका एनसीईआरटी का साइंस चलेगा। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। विटामिन ए। विटामिन ए जो है, विटामिन ए से होने वाले रोग जो है आपका क्षीणता दृष्टा, मतलब जो है कमज़ोर दृष्टि होगा, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देने बंद हो जाएगा। विटामिन बी वन जो है आपका बेरी बेरी कहा जाता है। और विटामिन सी जो है आपका स्कर्वी से, विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग होता है, सॉरी विटामिन बी वन से बेरी बेरी रोग होता है। कैल्शियम से आपका अस्थियाँ और दंतक्षय रोग होता है। आयोडीन से आपका घेंगा रोग हो जाएगा। और लोहा से आपका याद रखिए और रक्तदाब होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये एक्चुअल चैप्टर आपका चैप्टर 6 है, भोजन में घटक। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो निम्न में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो रोटी दाल और सब्जी अगर खाते हैं तो समझिए आपका संतुष्ट आहार है। कोल्ड ड्रिंक्स तो होगा नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स जहाँ भी है वो गलत है। निम्नलिखित में कौन सा अपने आप को संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये आपका याद रखिएगा, संतुलित भोजन और किशोरों के लिए सबसे अच्छा आपका दूध है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फास्फोरस होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आयरन आपका याद रखिएगा आपका गुड़ में। गुड़ में आयरन की मात्रा होती है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों और कोशिकाओं को अन्य चीज़ों को बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो याद रखिएगा दूध, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। किसको बॉडी बिल्डिंग भोजन था, याद रखिए जहाँ प्रोटीन है आपका वही आपका बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहा जाता है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद है होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो इसके बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होती है। इस चीज़ को आपको याद रखें। निम्नलिखित में से आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों को अधिकतम ऊर्जा कहाँ से मिलता है। तो याद रखिएगा वसा से सबसे अधिक आपका मिलता है। सोयाबीन याद रखिए, सॉरी साइनोक्लोबामीन विटामिन का मानक निर्मित है। ये आपका याद रखिए, इसका विटामिन बी 12 नाम है। विटामिन बी 6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी 1 को थायमीन कहा जाता है। और विटामिन बी 5 को पेंटाइथिन कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव रक्त की हिम का भाग है। हिम का भाग है, याद रखिएगा निम्न में कौन सा तत्व मानव रक्त की हिम हिम का भाग है। तो याद रखिएगा लोहा। ये आपका लोहा है, आपका हिम रक्त का भाग। हिन ताजन रोग डिफिशियंसी डिजीज के संदर्भ में रिकेट्स डैश की कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ए आपका रेटिनॉल है। विटामिन बी 12 साइनोक्लोबामिन है। विटामिन ई टोकोफिरोल है। विटामिन डी कैल्सीफिरोल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी 12 से रक्त लापता होता है। या तो विटामिन ई से बांधिया मतलब अनपुंसकता आता है। विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है। मछली से प्राप्त कॉड आपका लीवर तेल किस विटामिन का संबंधित स्रोत है। तो यह आपका विटामिन डी का संबंधित स्रोत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी से होता है। केला, याद रखिए केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला से याद रखिए बी विशाल केला, याद रखिएगा बी से विशाल केला। विटामिन बी आपका केला है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण आपका अत्यधिक खून बहने लगते हैं। तो याद रखिए विटामिन के। विटामिन के की कमी से अत्यधिक खून बहने लगते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। किसकी कमी से रिकेट्स होता है। तो विटामिन आपका डी की कमी से रिकेट्स होता है। टी रिकेट्स है। ए आपका रतौंधी है। और बी आपका बेरी बेरी है। और सी आपका स्कर्वी है। बेरी बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो याद रखिए विटामिन बी 1 के कमी के कारण होता है। बी 1 आपका बेरी बेरी है। विटामिन ए आपका जीरो थ्रोमिन अरतौंधी है। विटामिन सी स्कर्वी है। और विटामिन डी आपका रिकेट्स है। E300 का सामान्य नाम क्या है। तो याद रखिएगा ये आपका विटामिन सी को E300 बोला जाता है। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आपका टमाटर, नींबू और आंवला है। E300 कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा विटामिन बी 1 आपका जल में घुलनशील है। बीसी जल जोलो जल और बीसी जल में घुलनशील। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी और सी। और वसा में घुलनशील एडी। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम की सक्रियता होती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये जो है विटामिन के। रक्त का थक्का जो है विटामिन के की बात करता है। अब जो है आपका एक सेकंड के विटामिन के इन्होंने कौन सा विटामिन में यीस्ट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यीस्ट आपका विटामिन बी के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी आपका राइबोफ्लोविन है। विटामिन ए आपका रेटिनॉल है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन के आपका फ्लोक्विनोन है।
डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। तो याद रखिएगा विटामिन ए को ही 3 रूप है, ये आपका रेटिनल है, रेटिनॉल है और रेटिनोइक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। याद रखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कौन सा विटामिन हमारी आंखों का त्वचा के स्वास्थ्य के लिए है? तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए सबसे अच्छा, त्वचा के लिए, आंखों की त्वचा के लिए सबसे अच्छा है। माइग्लोब्लास्टिक जो है आपका एनीमिया इस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो माइग्लोब्लास्टिक याद रखिएगा ये आपका विटामिन B9 के कारण होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, विटामिन B9 है माइग्लोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B त्वचा फटना, आंखों की लाल होना, विटामिन C स्कर्वी और विटामिन ए रतौंधी। निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित है? निम्नलिखित में किसकी कमी के वर्णदता और कमजोर दृष्टि होता है? तो विटामिन ए याद रखिएगा, ए आपका से विटामिन ए नहीं रहेगा तो आपके आंख में वर्णदता या दृष्टि आपका कमजोर हो जाएगा। कौन से विटामिन शरीर को? कैल्शियम। कैल्शियम जब भी बात करेगा तो याद रखिए विटामिन डी का अवशोषण को बढ़ाता है, तो कैल्शियम। निम्नलिखित में कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो याद रखिएगा अष्टभुज। जिंक जो है, अष्टभुज जो है जिंक का सबसे उच्चतम स्रोत है, अष्टभुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन है और उसका कारण है। बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। याद रखें बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो ए याद रखें बेरी विषाणु जनित नहीं है, ये आपका गलत है। बाकी आर आपका सही है, विटामिन की कमी से आपका बीमारियां का कारण बढ़ती है। बेरी रोग जो है विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है, ये याद रखिएगा थायमिन की कमी ना कि विषाणु के कारण, जबकि कारण सही जो है क्योंकि विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखिए गाजर सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए अध्याय नंबर 2 आपका चैप्टर नंबर 6 आपका हो रहा है, सॉरी अध्याय 2 मतलब 6 चैप्टर का जो 6 क्लास का अध्याय 2 है, वस्तु के समूह और मेकिंग ग्रुप इन द थिंग्स। क्या है भैया? हमारे चारों ओर ये सब तो आपको पता है, हम प्लास्टिक ये सब आपको जरूरी नहीं है। जैसे प्लेट है, प्लेट से हम लोग क्या बना सकते हैं? कांच और प्लास्टिक। अब पेन से आपका प्लास्टिक और धातु पदार्थ जिनसे ये बनी है, तो पेन किससे बना है? प्लास्टिक और सॉरी धातु से बना है। लकड़ी जो है, लकड़ी याद रहे, लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल और बैलगाड़ी बनाते हैं। कागज से हम लोग पुस्तकें, नोटबुक और समाचार पत्र, खिलौने बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चीज़ आपको कठोरता ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। वस्तुएं जल में तैर बहुत डूब सकती है, तो वो तो खैर है ये है। अब जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं स्टार्टिंग। चलिए आलू में उपस्थित जो होते हैं वो क्या होता है? आपका मंड। याद रखिए आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड होता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं। आलू एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं आलू में, जो कि रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन और जिंक भी पाया जाता है। आलू की उपस्थिति स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिए घेंगा रोग में आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिए ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश का मुख्य स्रोत है ताजे फल और सब्जियां हैं, साथ ही साबुत आपका खाद है, दाल है, आलू है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। भोजन में मंड जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं, परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन, याद रखिएगा टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदलता है, तो नीला या काला। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हल्के घोल अगर मिला दे टिंचर आयोडीन का स्टार्च में, तो नीला या काला नजर आएगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, ये वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों आपका ऊर्जा देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा और वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऊर्जा देते हैं। पदार्थों का जो है आपका पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मैटर कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका दूध या दही मक्खन का निकालना के लिए ये आपका सेपरेशन है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जैसे है ये तो खैर ये जरूरी नहीं है, पृथक की विधि हस्तचयन, ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा भी होता है। आपका क्या है? निष्पावन, सूखे रेत में लकड़ी की बुरादे अथवा सूखी पत्तियों का पाउडर का एक मिश्रण बनाया जाता है, और इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चालन भी देख लिए, चलनी जो आटा जिससे चलते हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, तो ये सब से हम लोग भी करते हैं। अब जो है आपका ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, हम उसी के बारे में अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वैसे वस्त्र जो तंतु जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे कहलाते हैं, याद रखें, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक है क्योंकि पौधा और जंतु प्राकृतिक में मिलता है। मानव निर्मित जो तंतु है, याद रखिएगा, मानव निर्मित तंतु देखिए क्या होता है? कपास होता है, रुई होता है, जूट होता है, पटसन होता है, ये सब तंतु है। परंतु तंतु ऊन और रेशम जो है से तंतुएं जो प्राप्त
प्राप्त तंतु ऊन और रेशम आदि ये सब हैं। मानव निर्मित तंतु जो है याद रखिएगा उपयुक्त तो नायलॉन जो है मानव द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा तंतु मतलब फाइबर्स बोल रहे हैं आपका एलिक्रिक और पॉलिस्टर और नायलॉन। बिहार में निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना, मधेपुरा, कटिहार और सहरसा। याद रखिएगा, याद रखिएगा क स म कसम। तो को से आपका कटिहार, सो से आपका सहरसा और म से मधेपुरा। ये जूट है, झूठ कसम दे रहा है। तो ऐसे करके ट्रिक से याद रखें। पूरे भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। चलिए रेसे जो है, रेसे से धागों बनाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है कताई। कताई, रेसे से धागा बनाने वाली प्रक्रिया को कताई कहा जाता है और धागे से वस्त्र बनाने की विधि को हम लोग बुनाई कहते हैं। पहले रेसे से धागा क, अब फिर धागे सिरे से वो बुनाई। तो पहले क्या आया तब, तो आपका वो आया बुनाई। बुनाई और बंधाई दोनों ही आपका धागे के वस्त्र की बनाने वाली विधि है। बुनाई में धागों को दो आपका क्या है सेटों के आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। और बंधाई में हम किसी एकल धागे या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन याद रखिएगा ठोस से डायरेक्ट आपका हवा में चेंज हो जाना। ये आपका अमोनियम तो होगा ही, बिल्कुल सही है। बाकी आपका अमोनियम क्लोरेट है, याद रखिए क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वापातन नहीं है। देखिए बर्फ आपका ऊर्ध्वापातन नहीं, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, ये सब आपका ऊर्ध्वापातन। देखिए इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। निम्नलिखित में कौन सी विधि जल की पंकिल जल से अलग करेगी? या विधि में कौन सा विधि को पंकिंग जल से अलग करेगी? तो ये आपका निस्यंदन। याद रखिएगा वह विधि जिससे जल को पंकिंग जल से अलग करती है। पंकिंग मतलब होता है कीचड़युक्त जल से जल को अलग करने की। कीचड़युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर द्वारा छानते हैं। इस फिल्टर पेपर को एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते, इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन बोलते हैं। कीचड़ याद रखिएगा फिल्ट्रेशन, नियन आपका सॉरी निस्यंदन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जल को शुद्ध बनाने की हेतु प्रयोग किया जाता है? कौन सा जल? तो याद रखिएगा ये रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस प्रयोग से हम लोग जल को शुद्ध करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। परासरण अगर बात करें, ये रिवर्स परासरण है। परासरण विलय को अणु को कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति कराते हैं, जबकि वायुक्रम या रिवर्स जो अणु है वो आंध्र सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले को कम में ले जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस ज़्यादा है, ऑस्मोसिस कम है तो कम से ज़्यादा वाला जा रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस ज़्यादा से कम सांद्रता वाला में जा रहा है। विलवनीकरण या डिसिलेशन, डिसलाइनेशन क्या है भैया? ये ऐसी पदार्थ जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं। नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, यही डिसलाइनेशन है। याद रखें नमकीन पानी को खनिज पदार्थ से अलग कर दो, डिसलाइनेशन कहते हैं। पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए विद्युत विघटन। पानी में हाइड्रोजन की अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है? तो याद रखें हम लोग पढ़े थे अमोनियम क्लोराइड, कपूर पढ़े थे, नेफ्थलीन पढ़े थे, सोडियम सल्फेट हम लोग नहीं पढ़े थे। ये जो है आपका ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वापातन किया जा सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड। बार बार आपका रिपीट हो जाता है, इस चीज़ को आपको भूलिएगा नहीं। चलिए सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग करेंगे? तो ये आपका ऊर्ध्वापातन और सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापातन और सब्लिमेशन मतलब ऐसे में है, इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग अलग किया जाता है? तो तेल और पानी, या तेल और पानी को अलग अलग कर सकते हैं। यदि निम्नलिखित में कौन सा आपको पूछ रहा है, कह रहे हैं मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है? तो तेल और पानी। समुद्र के पानी में अवलवनीकरण डिसलिनेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो याद है आश्वन। जैसे आश्वन विधि के द्वारा हम लोग क्या है पानी समुद्र के पानी को अवलवनीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन। याद रखिएगा ऊर्ध्वापातन को ही हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं।
चलिए पौधों के जानिए, अध्याय 4 है पौधों को जानिए। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये आपका मूल मंत्र है, प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, कलिका है ये, इंटरनोड इसे कहते हैं, नोड इसको कहते हैं, पत्ती ये है, तना आपका ये है, फल ये है और पुष्प ये है। और भी कुछ है तो चलिए, साग झाड़ी वृक्ष का अंतर वही है, शाख ये है आपका, झाड़ी झाड़ी आपका ये है सॉरी, और शाख ये है, वृक्ष ये है। चलो, ये विसर्पी लता है आपका, ये आरोही लता है। तो ये हम लोग और डीप में जो है, जैसे जैसे चैप्टर और ऊपर जाएगा उसको और डीप में हम लोग पढ़ेंगे। पत्ती के जो है ये तना, तना का जो है ये भाग आपका पर्णव्रत है, और ये जो है आपका पटल है, ये आपका क्या है, पटल है, याद रखिएगा। चलिए, और आगे क्या है, जड़ तो आपको मूसलाधार, रेशेदार, रेशेदार जड़ ये आपको पता ही है। पुष्प की बात करें तो ये आपका पंखुड़ियाँ हैं, फूल तुम्हें भेजा है कद में, फूल नहीं मेरा दिल है, ये आपका पंखुड़ियाँ हैं। और बाह्यदल जो है आपका ये वाला है, जो कि यूज नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन के लिए है। चलिए, अंडाशय का आंतरिक संरचना की बात करें तो लंबाई में काट की बात करें तो ये आपका ये है, और अनुप्रस्थ की बात करें तो ये आपका ये पार्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंडाशय के छोटे छोटे गोले संरचनाएं को दिखाई देते हैं, इसे बीजांड भी कहते हैं। ठीक है, सभी पुष्प की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर की संख्या के अंतर हो सकते हैं। कुछ पुष्प इनमें में कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, मतलब कुछ तो नहीं भी होते। और कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं। निम्नलिखित में कोमल पदार्थ है, तो कोमल तो आपका यह क्या है, रबर आपका कोमल है, लोहा ठोस है, साबुन ठोस है, लकड़ी आपका ठोस है। निम्नलिखित पदार्थ में चमक नहीं होती, तो याद रखिएगा आपका लकड़ी में चमक तो खैर नहीं होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ है जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तो जल के अलावा भी घुल सकते हैं, तो याद रखिए चीनी, लकड़ी, तरपीन का तेल, सरसों, ये सब नहीं घुलता है। वह घोल जिसमें धुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है, याद रखिए ये संतृप्त घोल। याद रखिए, फिर से बोल रहे हैं, वह घोल जिसमें धुल्य पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती, तो वो होता है संतृप्त घोल। संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलय की विलायक में घुलना शुरू होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है कहलाती है पारभासी। पारभासी होता है जिसमें अपारदर्शी और पारदर्शी, मतलब अपारदर्शी जो नहीं, पारदर्शी जो देख सकते हैं, उसी के बीच का आता है। जैसे कि अगर आप तेल माथा से कागज़ को अगर आप रगड़िएगा तो एक धुंधला टाइप का आपका रहेगा, तो वो आर पार दिखाई देगा लेकिन परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। पादप कोशिका को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जड़ें डैश वायु ग्रहण करती है। तो याद रखिए, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश लेते हैं। जड़ों के जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं, हेयर लाइक पार्टिकल क्यों पाई जाती है। फिर से बोल रहे हैं, जड़ों में जो है जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसे संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है, इसलिए वो उसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जड़ों में जल अवशोषित करने वाली अधिचमरी कोशिकाएं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं हेयर लाइक पार्ट अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र की वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है, तो याद रखिए मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु के अवकाशों से। ये सेम वही क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डैश के अलावा निम्न सभी पादप पौधे में झकड़ा जड़ें फाइब्रस रूट होते हैं। चुकंदर के अलावा बाकी सब जो है चावल, गेहूं और मक्का में फाइब्रस रूट होते हैं। मुसल रूट किसे कहते हैं, एक मुख्य जड़ होते हैं, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती है, जैसे चुकंदर आपका हो गया, मटर हो या नीम हुआ, ये आपका आम हुआ, ये सब क्या है, ये आपका याद रखिएगा मुसला जड़ है। रेशेदार या झकड़ा जड़ क्या बोलते हैं, छकड़ा जड़ कुछ पौधे के कोई मुख्य जड़ नहीं होते, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं। इनके रेशेदार जड़ें कहते हैं, जो जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैलती हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल में ये जो है झगड़ा गढ़ या रेशेदार जड़ होती है।
आपने पानी में रियो की पत्ती, याद रखिए रियो लीफ की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद समग्र सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। जब स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें कोशिकाएं जल के उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। यह एक बाह्य प्रसरण के प्रयोग का उदाहरण है। याद रखिए यह बाह्य प्रसरण का उदाहरण है। डैश के पौधे पत्तियां में मेथनोइक अम्ल लेता है। याद रखिएगा बिच्छू बूटी, क्या है ये बिच्छू बूटी, जरा देखते हैं। बिच्छू बूटी के पौधे में पत्तियां में मेथनोइक अम्ल होते हैं। यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियां से में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने के दर्दनाक टंक मारते हैं। इस दर्द से बचने के लिए पारंपरिक उपाय चिलमोरा का पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। तो ये है बिच्छू बूटी। चलिए, ये है एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करें और बताए कि कौन से विकल्प इसमें सही अक्षरांकन की दर्शाता है। ये ए है, ये आपका ई है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। ये आपका जो है, ये आपका ऊपरी आधी चमड़ी है, याद रखिएगा। बी आपका निचली बाह्य त्वचा है, बी आपका निचली बाह्य त्वचा है, बी आपका निचली बाह्य त्वचा है। एक मिनट, ए आपका ऊपरी आधी चमड़ी, बी आपका निचली बाह्य त्वचा, सी आपका याद रखिएगा, सी जो है आपका ये वाला, ये जो है इस तरह से, ये आपका संरक्षक कोशिका है। और डी जो है, डी आपका डी ये जो सादा सादा है, ये आपका वायु अवकाश है। और ई आपका क्या है, ये आपका हरित लवक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपका मे बी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, ऊपरी आधी चमड़ी है, निचली बाह्य त्वचा है, रक्षक कोशिका है ABC और डी वायु अवकाश है। ये आपका हरित लवक है। ये आपका क्या है, हरित लवक। पादप वहन तंत्र, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों को किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। तो ऊर्जा भंडार होना चाहिए, सी होना चाहिए, हाँ सही है। तो ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत आपका पदार्थ, अपरिष्कृत, याद रखिएगा। पादप वहन तंत्र में पत्तियों और जड़ों द्वारा ऊर्जा भंडार तथा अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवहन, याद रखिए, संवाहक तक होते हैं, जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम करते हैं। आगे जो आपका चैप्टर आएगा भविष्य में, बड़ा चैप्टर, वो जो है आपका एक सेकंड, कुछ पौधे के तनों में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद और संजक बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है। यह चाय पाचक का एक अपशिष्ट उत्पादक है। यह पाचक का एक चयापचय का अपशिष्ट उत्पादक है। कुछ पौधे तनों में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने के लिए किया जाता है। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पादक है जो आमतौर पर पौधे को सेल्यूलोज से टूटने के कारण होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम्स है जो डैश भूमिगत तना है। तो याद रखिए, अदरक एक भूमिगत तना है। इस चीज़ को, आलू भी एक तना है, हल्दी, अदरक, ये सब जो है आपका तना है। हम आलू के पौधे को कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग तना खाते हैं। याद रखिए, आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। आलू सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। आलू का जो है तना भाग खाते हैं। इनमें से कौन सा पुष्प को नर जनन अंग का घटक नहीं है, तो वर्तिका। पुष्प का जनन जो है, याद रखिए, पुष्प का नर जनन, नर जो है, नर ये मनुष्य का बात रहा है, पुरुष का बात कर रहा है, महिला का नहीं बात कर रहा है। तो कह रहा है वर्तिका पुरुष के नर जनन अंग का घटक नहीं है। वर्तिका जो है एक नारी जो है, ये मादा का है, मतलब
ये महिला समझिए या स्त्रीलिंग है। बाकी ये पराग कोश पुरुष है, तंतु पुरुष है, पराग तंतु है। यह पुष्प जो है कि मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प का मादा जनन के प्रमुख है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। पुष्प के नर जनन अंग का है, पराग है, परागकोश है और तंतु है। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन है? हालांकि इसका और अच्छा से आगे जो आपका चैप्टर आएगा 9, 10, 11, 12 इसमें और भी डीपली पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसका बेसिक है तो इसको आपको हर किसी को जानना जरूरी है। इनमें कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो यह स्त्री केसर। पुरुष का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? निषेचन के बाद, याद रखिए, पुरुष का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो फल जो होता है वो आपका बीजांड शायद होता है, डी नहीं। अंडाशय जो है पुष्पासन से लगा चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद जो है अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अच्छा सॉरी, ये आपका अंडाशय है, पुष्प है, पुरुष नहीं है यार, कंफ्यूज कर। पुष्प में जो है अंडाशय से यार जो है आपका निषेचन होता है, तो अंडाशय फल बनाता है और बीजांड आपका बीज बनाता है। एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं, तो याद रखिएगा पुष्प के प्रजनन अंग जो है आपका बाह्यदल तो होता नहीं है, कोई भी दल कुछ नहीं होता, पुंकेसर होता है। स्त्री केसर तो होता है लेकिन बाह्यदल नहीं होता, लेकिन पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है आज ही के सेट में हम जो बनाए थे। तो निषेचन के बाद जो है पुष्प के इन अंगों जैसे पुंकेसर, वर्तिका, दल और बाह्यदल का क्या होता है? याद रखिए पुरुष के इन अंग जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर ये तीनों जो है आपका समझिए कि जनन का है, लेकिन दल और बाह्यदल जनन का नहीं है। तो देख लीजिए बाह्यदल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो जाते हैं। तो बाह्यदल के अलावा जो भी है बाह्यदल नहीं झड़ता, बाकी सब झड़ जाता है, तो ये आपका सही है। पुंकेसर, दल और बाह्यदल के अलावा वर्तिका झड़ जाता नहीं, सिर्फ बाह्यदल बचता है। बाकी दल हुआ, वर्तिकाग्र हुआ और पुंकेसर हुआ, वर्तिका हुआ, ये सब क्या है झड़ जाता है। याद रखिए पुंकेसर, वर्तिकाग्र और बाह्यदल के अलावा झड़ जाते हैं जो कुछ पौधे में अस्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात है युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं जिसे बीजांड या भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता की वृद्धि करता है और तथा परिपक्व आपका होकर फल देता है। निम्नलिखित में कौन सा बीज है जो है अंकुरण के दौरान, याद रखिएगा कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है? याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा प्रांकुर। वनस्पति का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाएं आदि का अंकुरण आरंभ होता है उसको प्रांकुर कहते हैं। याद रखिएगा, एक सेकेंड एक चीज देख लेते हैं। पौधा है प्रारोह तंत्र, ठीक है, और प्रांकुर तो लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, प्रांकुर नहीं लिखा हुआ है। पार्श्व झड़का जड़ तो लिखा हुआ है, प्रांकुर नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। बीज के 3 भाग हैं, याद रखिएगा, एक होता है बीजपत्र, एक होता है मूलांकर और एक होता है प्रांकुर। बीज के 3 भाग हैं, एक है बीजपत्र, एक है मूलांकर, एक होता है प्रांकुर। बीजपत्र, मूलांकर और प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकर और प्रांकुर। याद रखिएगा बीज के जो है 3 भाग, BMP, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। आगे क्या है? पौधे भविष्य के लिए खाद जो है खाद को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। पौधे भविष्य में जो है खाद को बीज के किस्में, तो याद रखिए कोटिलेडॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीज पत्र के बीज का निर्माण होता है, पौधे खाद के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड के से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजवरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकर, एक भ्रूणी अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का अथवा 2 चना, मटर बीजपत्र होता है। जब एक आपका बीजपत्र है वो गेहूं मक्का का होता है, द्विबीजी जो है चना और मटर का होता है। पौधे के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो बीजपत्र के अंदर खाद भंडार रहता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बीजपत्र पौधे के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो कुछ पौधे के बीज के अंकुरण होने में यह बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते के रूप में धारण करता है, जो एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाएं का निर्माण व भंडारण होता है। प्रांकुर वनस्पतियां में बीज का वह
अगला भाग है जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरण आरंभ होता है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज और मूलांकुर से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब जो है आपका टमाटर क्या है, तो टमाटर आपका फल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टमाटर फल है। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग जो है फलभित्ति और बीजांड सन है। इसका वनस्पति नाम सोलोमन लाइकोपार्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ है। याद रखिए मेसी के अथी में मेसी एक फुटबॉलर है, उसी के यहाँ। टमाटर में जो है लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है। इनमें से सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, तो याद रखिएगा टमाटर फल के रूप में प्रयोग नहीं जाता है। याद रहे अगर प्रयोग की बात करें तो प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा बहुबीज आपका फल नहीं है? बहुबीज फल नहीं है तो याद रखिएगा लीची जो है बहुबीज फल नहीं है। पपीता में बहुत सारा बीज पाया जाता है, सेब में भी और अनार में भी। पपीता, सेब, अनार बहुबीजी है। अब अध्याय 5 आया आपका क्या, क्लास 6 का जो है एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 6 का अध्याय 5 है, शरीर में गति। तो भैया जो आपका जुड़ा हुआ भाग है जैसे कोहनी, कंधा और गर्दन के पास जो वो संधि करते हैं। बाकी आप देख लीजिए, इसका मेन हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादा करना है। कुंडल, कलिखा, संधि। तो ये जो है आपका कागज़ का बेलन, गेंद और कटोरी क्या है पता नहीं, आगे देखते हैं जो भी होगा हम उसको। ये जो है कंधक, खलिका, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट बाकी श्रेणी अस्थि है, ये जांग की अस्थि है। कंदूक खलिका संधि। ठीक है, धूराग्र संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, इसको धूराग्र संधि कहा जाता है। इसके द्वारा सिर के आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों के कारण प्रयास कीजिए कि यह गति हमारे हाथ के उस गति से किस प्रकार संबंध है। तो जैसे कि हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं, तो कंदूक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि को बेलनकार अस्थि एक छल्ले को घुमा सकते हैं। याद रखिएगा। तो जो आपका याद रखिएगा कि ये कुंदक खलिका जो है ये हम लोग सिर्फ ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन धुराग्र में जो है हमको आप एकदम सर्किल करके घुमा सकते हैं। हिंग जॉइंट तो आपको पता है कि ये आपका हिंग जॉइंट, घुटने के हिंग जॉइंट कहते हैं। ये आपका क्या है, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, चारों तरफ घुमा सकते हैं। अच्छा खैर चलिए, क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है एक्चुअली क्या है कि हिंदी है तो थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा आपका समझ में आएगा। ये आपका हड्डी है, श्रेणी अस्थियाँ ये है आपका, बहुत बड़ा है। खोपड़ी है, मानव खोपड़ी ये है आपका, भूत है। ठीक है, चलिए बहुत भयानक है, बना लिए है। अब जो है ये हटाइए, ये हटाइए। ये आपका कर्णपालिका है। ठीक है, और जंतुओं के चाल, इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन से हम लोग और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घोंगा है, घोंगा आप देख सकते हैं, ये आपका घोंगा हुआ। ठीक है, त्वचा इसका चिकना होता है, कवच रहता है इसके पास, याद रखिएगा, वही बोल रहा है जंतु की चाल केचुआ। तेलचट्टा है आपका, तेलचट्टा शरीर कठोर बाह कंकाल द्वारा ढका हुआ रहता है। ठीक है, और भी है, तेलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती है, पैर के पेशियाँ उन्हें चलने से सहायता करती है। वृक्ष के पेशियाँ तेलचट्टे को उड़ने के समय परों को गति देती है। क्वेश्चन कहाँ गया भैया, ये आपका पक्षी है, पक्षी को तो पक्षी का कंकाल ये है आप। ठीक है, मछली धारा रेखी, ऐसे आकृति धारा रेखी होती है जो मछली का आकृति है। ठीक है, मछली की गति। सर्प कैसे चलते हैं, तो ये देखिए। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन से जो आपका क्लियरेंस होगा वैसे क्लियरेंस आपका किसी से नहीं। जो पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, घुलनशील। पदार्थ के अलग अलग करने की क्रिया को कहलाती है। याद रखिएगा आपका इनमें से कोई नहीं, न चुनना, वाष्पीकरण, नहीं सभी है, छानना, ये सब जो है हम लोग पदार्थ को अलग अलग करके क्रिया के चुनते हैं। जल में घुलनशील और जल से भारी कण बर्तन के पैंदे में जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, थिर्राना।
सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जल की भारी कण जो है बर्तन के पेंदे में जम जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, जिसको थिराना कहते हैं। थिराने मतलब होता है सेडिमेंटेशन, इस चीज़ को याद रखिएगा। सेडिमेंटेशन के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया को कहते हैं निथारना, डिकैंटेशन। याद रखिए, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद डिकैंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन के बाद डिकैंटेशन होता है, ना कि डी के बाद एस होता है, ये एस के बाद डी है। थिरने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रवों को अलग करने की क्रिया को निथारना कहते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा अवसाद को ऊपर के शुद्ध और साफ द्रव पदार्थ से अवसाद को बिना हिलाए ही क्या हुआ ढाल कर अलग किया जाता है। इस क्रिया को घोल में अघुलनशील और भारी अशुद्धियों को अलग किया जाता है, डिकैंटेशन। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो ऐसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर है? तो चुनिए भैया, चुन के। और अगर लेकिन यदि मिश्रण घुलनशील और सूक्ष्म मात्रा में हो, बहुत ही छोटा छोटा निकालना मुश्किल है, तो आप क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 22-23। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त वाहिनी में निम्नलिखित में से कौन सा पेशियाँ पाई जाती है? तो रक्त में आपका क्या है? रक्त वाहिनी में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? चिकनी पेशियाँ, हाँ, नॉन स्ट्रेंट। और एक है, तो रक्त वाहिनी में, एक सेकेंड, रक्त वाहिनी में जो है आपका, याद रखिएगा, ये आपका चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं, चिकनी पेशियाँ। और एक नॉन स्ट्रेंट पेशियाँ होती हैं। इन पेशियों में अनैच्छिक भी कहते हैं, इन पेशियों को अनैच्छिक भी कहते हैं। ये पेशियाँ हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। चिकनी पेशियाँ हमारे आंतरिक अंगों की दीवार पर पाई जाती है। हमारी रक्त वाहिनियाँ में चिकनी पेशियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के गर्भाशय की दीवार पर भी चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। हृदय पेशियाँ मानव हृदय के दीवारों में पाए जाने वाली अनैच्छिक पेशियाँ हैं। याद रखिएगा, अनैच्छिक पेशियाँ हैं। कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ हैं तथा ये रेखीय पेशियाँ हैं जो मानव कंकाल की गति और प्रचलन को सहायक करती है। ये कंडारों द्वारा अस्थियाँ से जुड़ी रहती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पूछेगा। चलिए, ये क्या है भैया? अंश मेखला, जिब्यूफिलिया, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। सुप्रा ट्रोकिलियर फोरोमेन, आपका नीमियल क्रिस्टा, ग्लिनाइड गुहा और सिंगो। जरा देखते हैं ये क्या है कि सुप्रा टेक्लियर फोरामेन, ये आपका ह्यूमरस है। याद रखिएगा, ये आपका हड्डी का आपका अंग है, इस चीज़ को आपका ध्यान में रखिएगा। शिखर जो है नीमियल क्रेस्ट आपका टिबियो फेबुला है, फेबुला जिसको बोलते हैं, एक ह्यूमरस होता है, एक फेबुला होता है। फेबुला नीमियल क्रेस्ट है। ग्लिनाइड केविटी आपका अंश मेखला है, ग्लिनाइड केविटी अंश मेखला है। और सिग्माइड नाच आपका रेडियल अल्ना है। याद रखिएगा, ये सब जो है आपका, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एक सेकेंड, थोड़ा इसको देख लेते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं लोग। एक सेकेंड, ये जो है आपका ह्यूमरस टिबिया आपका, और आपका अंश मेखला पेक्ट्रियोर ग्रेडल बोला जाता है। और आपका सिग्मॉइड नोच आपका रेडियस अल्ना को कहा जाता है। ठीक है, इसका इमेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मनुष्य के शरीर में किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ा पाया जाता है? तो दो कशेरुकाओं के मध्य आपका क्या है? ये उपास्थि पाया जाता है। उपास्थि मानव शरीर के अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा के स्थित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। मानव शरीर में दो कोशिका के मध्य उपस्थित युक्त जोड़ा पाए जाते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार कोलेजन और एलोस्टिन की बनी होती है। ये तीन प्रकार के होते हैं: एलिनिन उपास्थि, एलास्टिक उपास्थि और फाइब्रो उपस्थित। उपास्थि जो है मानव शरीर से जोड़ों को लचीला बनाने का कार्य करता है। इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, आपका जो है पैर का ये सब है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये पैर का है। चलिए,
अगर मान लिया जाए टिबिया है, फेबुला है, फीमर है, ठीक है, फीमर है, टिबिया है और अल्ना और ह्यूमरस शायद आपका हाथ का है, अल्ना और आपका ह्यूमरस। ये आपका हाथ का हड्डी है, अल्ना और ह्यूमरस, ठीक है। चलिए, तो वही नाम है आपका सुप्राटेक्लियर फोरेमन, आपका नीमियल क्रेस्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी में पूछता है, एनसीईआरटी में इतना कुछ टिप में है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। याद रखने का तरीका, फोर मैन, मैन जो है ही मैन, ह्यूमरस, नीमियल क्रेस्ट है, तो क्रिस्ट जो है फेबुलस है, जो आपका हीरो क्रिस्ट है वो फेबुलस है। ग्लाइनेटा केविटा या अंश अलूखंड केविटा, तो क्या है क्लीट नाइड, नाइड में जो है, नाइड में अंश रूप से आपका चंद्रमा दिखता है, अंश मेखला दिखता है। और सिग्माइड जो है, माइड जो है माई अल्ना, माई अंकल, सिग्माइड माई अंकल, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत है? याद रखिए, एटीपी का स्रोत, मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ग्लाइकोजन, क्रिएटिन फॉस्फेट, वायवीय कोशिका श्वसन। अर्जिनिटेड फॉस्फेट, अर्जिनिन फॉस्फेट कुछ नहीं है। मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट एक बड़े भंडार होते हैं, जिसका उपयोग ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फॉस्फेट बांड में स्टोर कर देता है, बॉन्ड में। जब मांसपेशियां ऊर्जा का आवश्यकता होती है तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है अपने फॉस्फेट को वापस एटीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है। कोशिका श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से एटीपी अणु उत्पन्न करता है। याद रखिएगा कि पायरुवेटेड से एटीपी करना ये आपका कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। आज एक सेट में क्वेश्चन आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन है, एक मिनट, कोशिका वाला क्वेश्चन था, तुरंत निकल जाएगा। कहाँ गया भाई? पुत्रवधू ऑक्सीजन। याद रखिएगा, वापसर्जन की दर में ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। ये सेट में आया था मेरे, जो कि हम सही मारे थे ये। और हाँ, लिखा हुआ एक कोशिका में 6 कार्बन अणु और 3 कार्बन पायरुवेटेड से ग्लूकोज की टूटने की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पायरुवेट से एटीपी अणु उत्पन्न करता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, पायरुवेट से अगर हमको ग्लूकोज अगर टूटेगा तो इस प्रक्रिया कहाँ होती है, ये आपका कोशिका द्रव में। अब पायरुवेट से एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, निम्न में कौन सा एक उड़ने वाली मांसपेशियाँ नहीं है, उड़ने वाली? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेक्टोरल मांसपेशियाँ आपका उड़ने वाली है, कोर्को ब्रेकियालिस लॉन्गस आपका उड़ने वाली है, और टेंसर लॉन्गस आपका उड़ने वाली है। ये सब 6th क्लास में है, बड़ा अजीब बात है। तो सी आपका ग्रेस्टोनोमियम मियस उड़ने वाली मांसपेशियाँ नहीं। पक्षियों में 3 प्रकार की उड़ने वाली मांसपेशियाँ पाई जाती है। एक पीसे पक्षी पेक्टोरल, याद रखिएगा, कौवा कोरोकोक ब्रेकियालिस लॉन्गस, याद रखिएगा ये आपका मांसपेशियाँ। और याद रखिएगा तुनक तक उड़ रहा है तो टेंसर मांसपेशियाँ। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, एनी हो आपको याद रखना है। अच्छा, याद रखिएगा उड़ने वाला ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये आपको एनी हाउ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, पेक्टोरल याद रखिएगा, कोर्कोबेक्रियस और आपका टेंसर, ठीक है। अगर पंख में खिंचाव या आकार को नियंत्रण करना है तो ये आपका मेंटेन ये करता है। पेक्टोरल आपका क्या है, सबसे बड़ी और मुख्य मांसपेशियां पक्षी का ये होता है, और पक्षी को नीचे खींचने में ये मदद करता है। और कोराको ब्रेकियालिस मतलब कोराको ब्रेकियालिस लॉन्गस, ये जो है सहायक मांसपेशियां हैं, ये तो कंधे को स्थिर करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पक्षी मुख्य रूप से बड़े पेक्टोरियल मांसपेशियां द्वारा उड़ान भरते हैं। मेन उड़ना है ये पोषे पक्षी पोषे उड़ता है, और जो कंधे पर पंखे को दबाता है और उड़ान के लिए आवश्यक शक्तिशाली विंग स्ट्रोक प्रदान करता है।
कोराको ब्रेकियालिस लोंगस एक सहायक मांसपेशियां है, अभी जस्ट हम इसका डिस्कस किए थे, जो उड़ने के दौरान पंखों को उठाने और नीचे करने में सहायता करता है। कोराको ब्रेकियालिस। और टेंसर लॉन्गस जो है मांसपेशियां आपका उड़ान के दौरान प्रीपेटिजियम के फैलाए रखती है। याद रखिए इसमें सबसे बड़ा जो है आपका अंग ये आपका स्टार्टिंग का पेक्टोरल है। कब्जा संधि क्या है? कब्जा संधि जो है, इस चीज़ को याद रखें, ये आपका ग्रेस्टो जो है, ग्रेस्टो जो था अभी, ये आपका पैर का है, पैर का पिछला भाग है, पिछला भाग में पाई जाती है। ठीक है, ये पकड़ने उकड़ने या जो भी करने में मदद करती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। पक्षी का क्या? ग्रेस्टोनिमियस का। अब जो है आपका कब्जा संधि पाई जाती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा कि कब्जा संधि को ही हम लोग हिंग जॉइंट बोलते हैं, HING, हिंग जॉइंट। क्या है भैया हिंग जॉइंट? हिंग जॉइंट जो है स्केपुला ह्यूमरस, फिब्रस एस्टिबुलस और ह्यूमरस अल्ना, खोपड़ी और एटलस। तो भैया ये हिंग जॉइंट का जो पार्ट है, जो फाउंड होता है, जो कहाँ मिलता है, तो ये याद रखिएगा, ये ह्यूमरस और अल्ना में मिलता है। अच्छा, ह्यूमरस और अल्ना जो है ये एक एल्बो जॉइंट है, याद रखिएगा। ह्यूमरस और अल्ना क्या है? एक एल्बो जॉइंट है। एल्बो मतलब ये जो हाथ जो है आपका, हाथ में ही एल्बो आपका, जिसको ये क्या बोलते हैं, घुटना बोलते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। कब्जा संधि जो है ह्यूमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे से उभरी दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट हो जाती है कि आपका उभरे सिरे वाली अस्थि किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इन जोड़ने की हड्डी के सुरक्षात्मक उपस्थित एक मोटा तरल होता है। अब जो है याद रखिएगा, हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपका जो है ह्यूमरस अल्ना, अरे यार ये क्या है, हाथ का हड्डी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा द्रव होता है? तो जिसमें सेलेक्सम द्रव सिनोवियल द्रव के रूप में जाना जाता है, इसमें पाया जाता है। चलिए, ये आपका क्या है? हाथ का, ये ह्यूमरस है आपका, ये रेडियस है, ये आपका अल्ना है, ये हाथ का हड्डी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। याद रखिएगा, आर हर 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 महादेव को आप हाथ से जल चढ़ाते हैं, HUR हर, हाथ H से ह्यूमरस, U से अल्ना, R से रेडियस। धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है, क्योंकि धमनी होती है क्या? चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। धमनी याद रखिएगा, धमनी जो है चिकनी मांसपेशियों की परत होती है। याद रखिए, धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है। धमनी धमधम बहुत मोटा दीवार होता है, और क्योंकि धमनी होता है आपका चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है, नियमित व्यायाम पेशी के आकार 60% तक बढ़ा सकता है। यह मुख्यतः निम्न में किस वृद्धि का परिणाम है? तो केवल पेशी के अंदर, केवल पेशी में कोशिका व्यास, केवल पेशी कोशिकाओं की संख्या, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रेशकों की संख्या में। तो ये आपका तीनों करता है, इस चीज़ को आपका ध्यान में रखना होगा। चलिए आज याद करते हैं। सुकेंद्रित कोशिका में डैश के अक्षर सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं, 9+2। याद रखें, सुकेंद्रित कोशिका में पक्षम भार, एक बार इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इंग्लिश हम लोग एक बार देखेंगे जरूर, चाहे कुछ हो जाए। याद रखिएगा, ये ओरेगनल का अक्ष शुभ सुकेंद्रित कोशिका। एक बार फिर से ये क्वेश्चन, 9+2 जो है आपका लिखा, सी आंसर है दोनों। पक्षभार मतलब सीलिया, अरे साला ये है, और कशाभिका आपका फ्लैजिला। अजीब बात है, इंग्लिश हम इसको हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश देखेंगे। याद रखिएगा, ये दोनों यही क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, सुकेंद्रित कोशिका में सीलिया और फ्लैजिला के अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाएं में व्यवस्थित को 9+2 प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा।
ये चाबुक जैसा होता है, ये आपका क्या है, ये आपका छोटी होता है, छोटी होता है। चलिए अब जो है आपका, एक सेकेंड, ये आपका यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सुकेंद्रित कोशिका, यूकैरियोटिक सेल इसको बोला जाता है, सुकेंद्रित। तो यूकैरियोटिक सेल है, तो भाई हिंदी इंग्लिश में तो साफ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। जीव द्रव्य जंतु, जीव द्रव्य जंतु के दो विपरीत जो है आपके सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका को दो सिस्टर्ना से जोड़ता है, को जोड़ने वाली नलिकाएं कहते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है कि जीव द्रव्य जो है, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है प्लाज्मोडीमास, प्लाज्मोडेस्माटा के दो विपरीत सिरे को स्थित अंतर्द्रव्य जालिका। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि दो सिस्टर्ना को इंग्लिश में सिस्टर्ना ही बोला जाता है, को जोड़ने वाली नलिकाएं को कहते हैं, याद रखिएगा, डिसमोट्यूबल, बंधन नलिका। क्या कहते हैं, बंधन नलिका। इंग्लिश में इसको डिस्मोट्यूबुल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवद्रव्य तनु के दो विपरीत सिरे को अंतर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो सिस्टर्नी के जोड़ने वाली नलिका को हम लोग डिसमोट्यूबल कहते हैं। पादपों में कोशिका भित्ति मतलब सेल वाले में जीवद्रव तंतु होते हैं, जिसके माध्यम से अंतर कोशिका संयोज बनता है। बंधन नलिका वही डिसमोट्यूबल एक संकीर्ण बेलनाकार रचना है, बेलन है, जो जीवद्रव तंतु के केंद्र से होकर गुजरती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप भूलिएगा नहीं। ओसेन प्रोटीन पाया जाता है, ओसेन प्रोटीन पाया जाता है कहाँ, तो अस्थि के अधात्री, स्नायु के अधात्री, उपास्थि के अधात्री या कंडारा के अधात्री। तो जो है ओसोन प्रोटीन आपका कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये आपका अधात्री मतलब होता है मैट्रिक्स, अधात्री मतलब होता है मैट्रिक्स। तो ओसेन प्रोटीन आपका अस्थि के अधात्री पाया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ओसेन प्रोटीन मानव शरीर के अस्थि के अधात्री में पाया जाता है जाने वाला प्रोटीन है। यह लगभग 95% कोलेजन से बना हुआ है, जिससे 95% कोलेजन से बना हुआ है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ साथ अस्थियों की ट्रीटमेंट करके अस्थियों से अलग किया जाता है। इसमें कोलेजन के अलावा सूक्ष्म तंतुओं के रूप में कई अम्लीय प्रोटीन युक्त घटक है। ये आपका एम्ब्रॉय है, ये ग्रोथ प्लेट है, ये आपका एडल्ट जब हो जाता है तब ऐसा है। हर्वेशन तंत्र विशेषता क्या है, याद रखिएगा, हर्वेशन तंत्र क्या होता है। तो हर्वेशन तंत्र जो है, जो हर्वेशन आपका क्या है, पृष्ठवासियों की अस्थियां, पक्षियों तथा स्तनियों की अस्थियां, केवल स्तनियों की अस्थियां या स्तनियों की उप अस्थियां। तो आपका हर्वेशियन सिस्टम जो है, याद रखिएगा, ये आपका केवल स्तनियों की अस्थियां हैं, स्तनियों की अस्थियां हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। हर्वेशियन तंत्र केवल स्तनधारी जीवों की अस्थियां की विशेषताएं हैं। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की संरचना अत्यधिक दृढ़, संगत और जटिल होती है, अतः इन्हें मैट्रिक्स के रक्त की आपूर्ति हेतु उनकी नलियां निर्मित हो जाती है, जिन्हें हर्वेशियन नलिकाएं बोलते हैं। केवल स्तनी में पाया जाता है, इस चीज़ को आपको मेमल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हम लोग मेमल हैं। चलिए अब जो है ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पीसतास क्षेत्र में जहां एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्यक्त रहते हैं, वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितने एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु से घिरे होते हैं। सैक्रोमियर में, याद रखें ये क्वेश्चन क्या है कि सैक्रोमियर में जो है, जहां एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं, ओवरलैप जिसको बोल रहे हैं, वहाँ 6 एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु से घिरे होते हैं। याद रखिए 6:1 एक्टिन और मायोसिन, ए और एम का अनुपात A6 और M मायोसिन तंतु, मतलब प्रत्येक 6 एक्टिन एक मायोसिन तंतु से घिरे होते हैं। प्रत्येक 6 तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। याद रखिए ये घेरा रहता है, 1 2 3 4 5 6, और बीच में एक मायोनिन होता है। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट का निर्माण करते हैं, जिसे मायोफिब्रिल में अनुदैर्ध्य तरीके से व्यवस्थित होते हैं। आप देखिए यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशियों की गति नियंत्रण करते हैं, स्वैच्छिक, याद रखिएगा। तो आप ये देखिए मायोसिन है आपका, बाकी जेड लाइन है, पता नहीं ये सब क्या है। सर्कोमियर याद रखिए, एक्टिन थिन फिलामेंट ये है, ठीक है, बड़ा अजीब है। कीरोटिनोसाइटिस पाए जाते हैं, क्या है भैया कीरोटिनोसाइटिस, तो ये आपका क्या है, गुर्दा में पाया जाता है, या त्वचा में पाया जाता है, या फेफड़ा में पाया जाता है, या आपका मस्तिष्क। तो कीरोटिनोसाइटिस आपका त्वचा
त्वचा में पाया जाता है। वैसे भी के से जब भी हो, कारो कीरो, ये हमेशा क्या होता है, ये त्वचा की ही बात करता है। और ये देखिए एपिडर्मिस में आपका ये रहता है। ओरिजिन जो है आपका कहाँ से होता है, स्टार्टम कोर्नियम जो है से आपका पाया जाता है। चलिए ये हम लोग देख लें। तो कीनोटिस कोशिकाएं त्वचा में पाए जाते हैं, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा विकसित होती है। वही हम आपको अभी जस्ट बोले, स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा विकसित होती है। ये पुनः उपलावरण प्रक्रिया में निष्पादित होते हैं। ये मानव त्वचा के प्रमुख कोशिका प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्य त्वचा के घाव को भरने में महत्वपूर्ण होती है। मस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मस्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा, मस्ट कोशिका ग्रंथि उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक। तो याद रखिए मस्ट कोशिका जो है MAST बोलते हैं उसको इंग्लिश में। संयोजी उत्तक मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। ग्रंथि को हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। उपकला आपका क्या है, एपिथेलियल है, लेकिन आंसर इसका मस्ट कोशिका संयोजी उत्तक में पाई जाती है। त्वचा, पेट और आंत के परत में शामिल है। इनमें हिपेटिन होता है, हिस्टामीन होता है, वृद्धि कारक और साइटोकाइन्स जैसे रसायन होते हैं। मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवाणु और परजीवियों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। सर्कोसोम, सर्कोसोम होते हैं, तो याद रखिएगा सर्कोसोम क्या होते हैं, तो इस चीज़ को हमको देखना है। तो सर्कोसोम जो है आपका मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, मसल्स माइटोकॉन्ड्रिया इसका इंग्लिश नाम है। ये मांसपेशी मतलब मसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सर्कोसोम एक धारीदार मांसपेशियां तंतु होते हैं जो मांसपेशियां तंतु को कार्यात्मक इकाई है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कोमियर के जेड बैंड से जोड़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सर्कोसोम न्यूक्लियस है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट को और इलुब्रेट करें तो ये सर्कोप्लास्टिक रेटिकुलम, ट्राइड्स, टर्मिनल सिस्टमा, टी ट्यूब्स, इतना नहीं पढ़ना है नहीं तो हैंग हो जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कोमियर के जेड बैंड से सर्कोसम होते हैं, तो याद रखिएगा आंसर इसका बी हो जाएगा, मांसपेशिया माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर ये 22 नंबर, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स में था, हाँ मायोफाइब्रिल्स था, किससे बनी होती है, तो मायोफाइब्रिल्स जब तक किससे बने थे उस चीज़ को देखें। तो ये जो है मायोसिन एक्टिन या मायोसिन ट्रेपनोनिन या एक्टिन ट्रोप्रोमायोसिन या उक्त में से सभी घटक। तो याद रखिएगा ये आपका मायोसिन और एक्टिन, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, मायोसिन और एक्टिन से मायोफाइब्रिल्स बना होता है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे ये वाला पीश तंत्र क्षेत्र में जहाँ एक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्यापक रहते हैं, तो वही आपका 6 आपका रखते हैं। एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन के कितने, तो 6, यही आपका एक्टिन मायोटिन आपका कह रहा है। तो मायोसिन और एक्टिन, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया मायोफाइब्रिल्स मायोसिन और एक्टिन ट्राइप्रोमाइसिन और टेप्रोमाइसिन से बने होते हैं। एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोनिन, एक्टिन मायोसिन और ट्रोपोनिन। तो मेन है, ये आपका आंसर है, मेन आपका यही होगा, ये होगा क्या, हाँ डी लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी से बना है ना, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोप्रोनिन और ट्रोप्रोमाइसिन। चलिए सभी होगा इसका, ये हम लोग ये गलत है, ठीक है। ये बात है, जैसे मायोसिन और एक्टिन होगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखते हैं। मायोफाइब्रिल्स मायोसिन, एक्टिन और ट्रेप्निन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिन जो है प्रोटीन तंतु के संगठन जिनमें कार्डियोमायोसाइटिस के संकुचित तत्व होते हैं, अर्थात ये मशीनरी मोटर जो संकुचन तथा विश्राम की संचालित करते हैं। मायोफाइब्रिन्स मोटे और पतले थीन मायोफिलामेंट से बने होते हैं। मोटा और पतला से तो बना होता है, मोटे तंतु को मायोसिन से बने होते हैं और पतले एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोप्रोमाइसिन से बना होता है। चलिए आंसर तो इसका ए दे रहा है, लेकिन इसका आंसर डी है, पता नहीं, अजीब बात है। इस क्वेश्चन को आप हटा दिए, इसको हम लोग इसको फोटो खींच के हम ग्रुप में डाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है, धरीदार पेशियों में धैर्य, देखिए धैर्य किसके कारण होती है, एक्चुअली क्या है समझ के पढ़ना है, रटने से कुछ नहीं होगा। धरीदार जो है आपका, ये जो है आपका किसके कारण होती है, धरीदार पेशियों की धारियाँ किसके कारण होती है, तो मायोफिलामेंट्स की अनुपस्थिति के कारण, मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण, मायोफिलामेंट्स की विशेष व्यवस्था के कारण। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका होगा मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। चलिए धरीदार का इंग्लिश जो आपका होता है स्ट्रेड, STRAID
STATED, स्टेटेड मसल्स। ठीक है, आगे है कि रक्त वाहिका के आंतरिक रूप से रेखाएं किया जाता है। रक्त वाहिका को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है सल्की उपकला, स्तंभ उपकला, संवेदी उपकला या आपका रोमीय उपकला। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आपका सल्की उपकला, मतलब रक्त वाहिकाओं में आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है सल्की उपकला, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वेमस, SQUAMOUS स्क्वेमस आपका एपिथेलियल कहा जाता है। चलिए, नीचे दिए गए उत्तर कूट में मांसपेशियां के संकुचन के दौरान घटना का सही क्रम बताइए। तो ए नंबर आपका है कि Ca++ कैल्शियम++ लिंक ब्रिज निर्माण होता है पहले। यह सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca++ आयन का विमोचन होता है एटीपी में, या एटीपी का जल अपघटन होता है, या मायोसिन हेड्स का छोटा होना। तो सबसे पहले आपका क्या होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपका होता है ये आपका सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से Ca+ आयन का विमोचन, सर्कोप्लाज्मिक से Ca+ आयन का विमोचन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, Ca++ लिंक ब्रिज बनाता है। तो Ca+ एक ब्रिज बनाता है, ब्रिज याद रखिएगा, ऊपर चल रहे हैं, ब्रिज बना रहा है Ca++। उसके बाद मतलब कैल्शियम++ है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद जो है एटीपी का जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का जल अपघटन मतलब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है एटीपी का। तो ये जो है जब ब्रिज बनाया तो ए टाइप का बन गया, तो एटीपी का निर्माण कर रहा है, एटीपी का जल अपघटन हो रहा है। लास्ट में आपका मायोसिन हेड्स का छोटा होना, याद रखिए मायोसिन हेड्स का छोटा होना, इसको ही पावर स्ट्रोक कहा जाता है। तो आपका आंसर सबसे पहले सर्कोप्लाज्मिक बी, उसके बाद आपका सी, BAC बास आदि। तो मांसपेशियां संकुचन के दौरान जो घटनाएं घटती है, पहले सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम Ca++ आयन का विमोचन, फिर Ca+ लिंक ब्रिज निर्माण करता है, फिर एटीपी का जल अपघटन होता है, उसके बाद आपका मायोसिन हेड्स का छोटा होना होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2026 में, अंतिम पेशीय आपका संकुचन। हमको तो लग ही नहीं रहा है कि हम लोग क्लास 6 का क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 में इतना तो टफ तो नहीं रहता है। खैर चलिए देखिए, क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी है, तो इसका मतलब आपका 9 to 11 आपका एनसीईआरटी साइंस का हम ख़त्म ही करके मानेंगे 2 महीना के अंदर। ठीक है, अब सिर्फ साइंस चलेगा, बाकी आपका जो आपका जीके जीएस है वो अपलोड कर दिएगा, और 10 मिनट शो हमेशा आपको दिया जाएगा। अंतिम पेशीय संकुचन की आवश्यक धनायन, तो अभी जस्ट हम लोग Ca++ पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्टिन फिलामेंट पर मौजूद ट्रोपोनिन से बाइंड करता है और गठनात्मक परिवर्तनों को करा मायोसिन बाइंडिंग साइटोस का एक्सपोज करता है। चलिए, मांसपेशियां के मायो फैब्रिक में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, मांसपेशियां के मायो फैब्रिक में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। गहरा ए होता है, हल्का जेड बैंड होता है। ये आपका सर्कोमियर है, आई बैंड है, ए बैंड है, और फिर आई बैंड है, मतलब इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जेड डिस्क है आपका, एच जोन है, जेड डिस्क है, जेड आई ए आई। थिन एक्टिन फिलामेंट है, थिन आपका मायोसिन होता है, थिन आपका एक्टिन होता है। ये स्केलेटन मसल्स है। इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, मतलब कि गहरा ए और मायोपेशियां के फैब्रिक में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। गहरा जो है ए होता है और हल्का आपका आई बैंड होता है। गहरा ए होता है, हल्का आई जो है आई जी बहुत हल्का, आई जी को हम लोग बहुत हल्का में लेते हैं, गहरा आपका ए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। गहरा जो आपका ए बैंड होता है और आई आपका ये डी और ए आपका कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइट कट गया है, थोड़ा सा आपका लाइट दे देते हैं। 28 नंबर है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का आपका चयन कीजिए। क्या है, लयबद्ध गतिविधियां, क्रोनोबायोलॉजी, इस्केमिया और रोध गलन। अच्छा, इसका मतलब जो है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि लयबद्ध जो है ये शब्द है, बाकी आपका ये सूची है, प्रोटीएमेक्सिस पूर्ण पेशियां का अप्राप्ति, व्यक्त प्रोटीन और आंशिक मांसपेशियां अप्राप्ति। जो प्रोटियम्स है, तो प्रोटी से प्रोटियम, फिर से बोल रहे हैं, जो आपका प्रोटियम है वो एक सेकेंड, ये क्या हो गया, व्यक्त प्रोटीन। क्रोनोबायोलॉजी तो आपका यहाँ पे लयबद्ध है गतिविधि,
इस्केमिया आपका क्या है, आंशिक मांसपेशियां अंतरित, और रोध गलन आपका पूर्ण मांसपेशियां अंतरित। तो क्रोनियम आपका लयबद्ध, लयबद्ध तो ये है, कहीं कुछ गड़बड़ है लगता है। इसका आंसर तो ये होना चाहिए, जैसे लयबद्ध है ये पूर्ण मांसपेशियां है, लयबद्ध आपका क्या है, गतिविधि पूर्ण, ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। लयबद्ध गतिविधियां पूर्ण मांसपेशियां के अप्राप्ति है, पूर्ण मांसपेशियां के अप्राप्ति, पूरी तरह नहीं प्राप्त है। क्रोनोबायोलॉजी आपका यह है कि आंशिक मांसपेशियां का अप्राप्ति, ठीक है। इस्केमिया आपका क्या है, प्रोटियोमिक्स, इस्केमिया आपका प्रोटियोमिक्स है। और जो है आपका, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। और रोधगलन आपका क्या है, व्यक्त प्रोटीन, क्या रोधगलन आपका पूर्णमासी जो लिखता है, पता नहीं क्या है, ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। पूर्ण मांसपेशियां आपका, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इसको फोटो खींच के हम जो है ग्रुप में डाल देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए आगे है आपका मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है, यही मेलानिन जो रंग आपका चेहरा का रंग या शरीर का रंग आपका बता रहा है। तो ये आपका है त्वचा के क्रोमोटोफोर्स के लिए, त्वचा के क्रोमोटोफोर्स, मेलानिन त्वचा के क्रोमोटोफोर्स द्वारा स्रावित होता है। शरीर के मेलानिन एक ऐसा पदार्थ जो बालों को, आंखें और त्वचा को क्या है, रंजकता पैदा करती है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रोपोनिन एक क्या है, ट्रोपोनिन एक क्या है, तो याद रखिएगा ये मांसपेशिया प्रोटीन है कि पाचन एंजाइम है या उच्च ऊर्जा संचयन है या पानी में घुलनशील है। ट्रोपोमिन एक मांसपेशिया प्रोटीन है, याद रखिएगा ट्रोपोमिन एक मांसपेशिया प्रोटीन है, मतलब कि मसल्स प्रोटीन है, MUSCLES मसल्स प्रोटीन। ट्रोपोमिन एक मांसपेशिया प्रोटीन है। ट्रोपोनिन धरीदार कंकाल और हृदय मांसपेशिया संकुचन के लिए सर्कोमेरिक CA2+ का नियामक है। मानव आंख की पुपिल, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी पुपिल कहते थे, पुतली जिसको पुपिल कहते हैं, कि आसपास मांसपेशियां होती है। तो याद रखिए पुतली, जो आपका पुतली है पुपिल, तो उसका जो आता है वो आपको पता नहीं रहता है, मतलब कि इच्छा के अनुसार आप नहीं करते, आप जो है आँख जो पलकते हैं ये अनैच्छिक है, आप इच्छा के अनुसार नहीं करें, और अनैच्छिक तो है ही, तो ऐच्छिक कट गया, और ये अरेखीय भी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, तो आपका ए होना चाहिए। हाँ ये सही, कुछ पता है। चलिए अब जो है धरीदार या रेखित मांसपेशियां फाइबर में एमलाइन स्थित है। अब आप इसको जवाब दीजिए, धरीदार या रेखीय मांसपेशियां फाइबर में एमलाइन स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एम लाइन की बात कर रहा है तो H जोन, याद रखिएगा एम लाइन जो है आपका H जोन में है। तो धरीदार पेशियां, अच्छा मांसपेशियां जो अभी जो क्वेश्चन पूछे थे ये वाला, ये जो है H जोन है, धरीदार ये H जोन की बात कर रहा है, ठीक है। रेखीय पेशियां फाइबर में एम लाइन स्थित है, तो ये एम लाइन यही है, H जोन है, एम लाइन स्थित है। AI बैंड आपका ए गहरा है, ए गहरा है अब, और AI जो है आपका हल्का है। या देखिए मांसपेशियां का है, रेखीय मांसपेशियां हैं H जोन, ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान में। धरीदार मांसपेशियां का H जोन में एम लाइन पाई जाती है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स जो है में काली और श्वेत पट्टियां होती है। श्वेत पट्टियां आइसोट्रोपिक पट्टिका या आई बैंड कहा जाता है। आइसोट्रोपिक पट्टियां मतलब आई बैंड कहा जाता है। श्वेत पट्टिका के बीच में एकांतरिक काली पट्टियां भी होती है, जिन्हें ए बैंड कहते हैं। याद रखें ए बैंड कहते हैं श्वेत पट्टिका, मतलब आई और आई के बीच एक काली बैंड होती है ए। प्रत्येक श्वेत पट्टिया के ठीक मध्य में भी एक रेखा होती है जिन्हें हैंसक H लाइन कहते हैं। तो ये बीच में जो है ये आपका H लाइन है, एक के बीच में। तो यही आपका है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती है, क्या होती है, तो याद रखिए हड्डियों से जुड़ी जो सारी पेशियां होती है वो आपका अरेखीय पेशी होती है, या अरेखीय पेशी या रेखीय पेशी होती है, हृदय पेशी होती है, या केवल रेखित पेशी है। तो याद रखिएगा केवल आपका रेखित पेशी होती है। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां केवल रेखीय पेशी होती है। मानव शरीर में 400 रेखीय पेशियां होती है, अतः एक ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार हड्डी कभी कभी काम करता है। अधिकांश पेशियां अपने दोनों सिरे में टेंडन नाम का पतली मजबूत डोरी की अस्थि से जुड़ी होती है, जिसे कंकाली पेशियां कहती है। आरेखीय पेशी जो है आरेखीय पेशी, जैसे आहारनाल हुआ, मूत्र हुआ, पित्ताशय हुआ, श्वास नली, गर्भाशय, इसमें अरेखित पेशियां पाई जाती है। के दीवार में
शीशन, पिल्हा और नेत्रो, त्वचा और डर्मिस आदि में भी आपका अरेखीय पेशी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है। इनके अस्थियां में कोई संबंध नहीं होता, अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता आपका यही दीवार सब में। अतः यह अनैच्छिक पेशी होती है, मतलब ये अपनी इच्छा के अनुसार ही करता है। मनुष्य की इच्छा के अनुसार हमारा पिता से पुत्राशय ये सब काम नहीं करता है। अनैच्छिक होने के कारण इनमें थकान नहीं होता। जो आपका मूत्राशय हेमाग्र है, जो आपका आहार नाल है, ये सब थकान नहीं होता। हृदय पेशियां केवल हृदय की मसल्स भित्तियां में पाई जाती हैं। इन पेशियों में रेखीय और अरेखीय पेशी के गुण पाए जाते हैं। पेशियां संकुचन की क्रियात्मक इकाई, याद रखिएगा, ये आपका क्या बोल रहा है, पेशियां संकुचन। पेशियां संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो याद रखिएगा मेन तो आपको सब जो क्रियात्मक इकाई है ये आपका सर्कोमियर है। सर्कोमियर पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। सर्को इकाई प्रत्येक सर्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी 2/3 लंबाई में फैली होती है। रिलैक्सेशन एक्टिन और मायोसिन छड़ों से जोड़ने वाली सेतु बंधु सब खुला होता है। अतः प्रत्येक पेशी खंड में सब एक्टिन छड़ें वापस अपनी समान स्थिति में जाती है। इस प्रकार पेशी खंड, जिसको सर्कोमियर पेशी तंतु रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। सर्कोमियर द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल्स, याद रखिए द फंक्शनल यूनिट ऑफ सर्कोमियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आई बैंड आपको पढ़ाए हैं, आई बैंड, और ये आपका ए और एच। जेड लाइन चिटिन, थिन होता है फिलामेंट, और आपका थिक फिलामेंट, थिक आपका मायोसिन होता है, थिन आपका एक्टिन होता है, याद रखिएगा। सर्कोमियर यही आपका क्या है, आपका सर्कोमियर द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, मतलब पेशी संकुचन का क्रियात्मक इकाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं। क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है किससे, तो क्रिएटिन फॉस्फेट, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये मांसपेशियों में मतलब उत्तक में पाया जाता है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट जो है, याद रखिएगा, ये आपका पेशी उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, क्या है आपका इसका आंसर, क्रिएटिन फॉस्फेट पेशी उत्तक में पाया जाता है। क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन के एक फॉस्फेरिक रूप है। यह कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी में रिसाइकिल करने के लिए कंकाल की मांसपेशियों और मस्तिष्क पे ऊर्जा युक्त फॉस्फेट और संग्रह हेतु करता है। त्वचा में बाह्य त्वचा का सबसे आंतरिक सतह क्या है, त्वचा में बाह्य त्वचा का सबसे आंतरिक, याद रखें सबसे आंतरिक सतह की बात करें तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटम मेलिपिगी। स्ट्रेटम मेलिपिगी जो है त्वचा के बाह्य त्वचा का सबसे आंतरिक सतह है। स्ट्रेटम मेलिफिली, देखिए इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, ठीक है, ये आपका सबसे इनर मोस्ट बाह्य त्वचा का आंतरिक होता है। ये आपका मेलिफेगनियम ये है, इपिडर्मिस है, पेपिलिया है, डर्मा है, और एडिपोज है, एडिपोज टिश्यू होता है, एरिक्टोर वेसल्स है, पिपला ऑफ हेयर, बबल्स हेयर, ग्लोमुलर ऑफ स्वीट्स, एडिपोज टिश्यू, हेयर फॉलिकल, रूट ऑफ हेयर, सबक्यूसियस सबेसियस ग्लैंड, डक्ट ऑफ सबकेसियस ग्लैंड, और मेल, ये अंदर वाला जो है ये आपका मेलिपिगियन लेयर है। तो ये क्या है, स्टेटम मेलिपिगी, स्टेडियम मेलिपिगी। चलिए, मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी का और कहाँ पाई जाती है, मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडोकार्डियम में। पेरिकार्डियम में, पेरी जो है बाहर का है, इंडो आपका अंदर है। जो भी आपका हृदय है, हृदय का जो आंतरिक भाग है वो आपका नहीं, आपको ये सॉरी ये अंदर ही वाला भाग जो है आपका इंडोकार्डियम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपका ये क्या हो गया सर, प्रेक्सिलिम भाग में इंडोकार्डियम ऊतकों के अतिरिक्त परत जो हृदय को कक्षों में फैली होती है, कोशिका रक्तवाहिनी और इंडोथियल कोशिका समान होती है, इसमें मायोकार्डियम पाया जाता है। ठीक है, जो हृदय को संकुचन करने में सहायता करती है। इस प्रकार मायोकार्डियम के अतिरिक्त कार्डियल पेशी इंडोकार्डियम में भी पाया जाता है। तो आंसर इसका इंडोकार्डियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिकार्डियम आपका जो है, एपिकार्डियम आपका आउटर प्रोटेक्टर लेयर है। पेरिकार्डियम जो है आपका हार्ट के अंदर जो है आपका सराउंडेड होता है, और इंडोकार्डियम जो है हार्ट का सबसे अंदर वाला चेंबर है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब जो है आपका किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती, किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती तो आइसोमेट्रिक संकुचन नहीं बदलती। याद रखिए, आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई नहीं बदलती, पेशी की लंबाई आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में नहीं बदलती। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक नहीं, आइसोमेट्रिक रट लेना है, याद कर लेना है। को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके सतह पेशी गर्म वार्म अप होते हैं, किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको देख लेते हैं एक बार। कहते हैं लोग
इसका आंसर जो है कहीं कहीं आपका ये दे रहा है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग हिसाब लगाएंगे। चलिए, इसका आंसर इंडोकार्डियम ही है। ठीक है, इंडो मतलब अंदर, पेरी मतलब चारों, और माइको मतलब माइकोडियम, मुख्य हृदय पेशी। तो चलिए ये सही है। आगे क्या है भैया, तो क्राइडी क्वाड्रीसेप्स और गैस्ट्रोनोमियस पेशी विद्यमान है। अभी कुछ देर पहले हम लोग टांग में गैस्ट्रोनोमी पढ़े थे, अभी जस्ट कुछ देर पहले आया था, आधा घंटा पहले। तो जो आपका मियस आपका पेशी है वो आपका टांगों में है। क्वाड्रीसेप्स और गैस्ट्रोमियस पेशी टांगों में पाई जाती है। क्वाड्रीसेप्स एक हिप फ्लैक्स और घुटने के विस्तार, घुटने का पीछे में आता है। 4 मांसपेशियां शामिल है, 3 वास्टस और रेक्टस और फ्यूमियस। ग्रेस्ट्रोनोमियस मांसपेशियां निचले में, लोअर लेग में पिछले हिस्से में पाया जाता है, जो जांघ पेशी बनती है। यही आपका बात कर रहा है। ठीक है, और ये आपका नी के पास पाया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ को आपको देखना है। अच्छा, अब ये आ गया सर्कोमियर किन 2 पट्टियों के बीच की दूरी है। ये फिर से अगर हम फिगर देखें तो ये आपका ये जो है Z और Z के बीच की दूरी आपका सर्कोमियर है। तो चलिए, I भी आ गया, A भी आ गया, H भी आ गया, इस बार Z डिस्क आया है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या होगा, Z डिस्क। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे, Z डिस्क, Z पट्टी। स्ट्रैंड पेशियां में गहरी पट्टियां में A पट्टियां गहरी होती है और हल्की पट्टियां I होती है। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक A पट्टियां वाली भाग को A मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा I पट्टी वाला भाग को एक्टिन नामक प्रोटीन 6 लंबे एक दूसरे के समांतर फैले होते हैं। ठीक है, इस तंतु के मायोफिलामेंट, इस तंतु के पेशी तंतु मायोफिलामेंट कहते हैं। आई पट्टी के बीचों बीच एक तन्मय और टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग अनुप्रस्थ विभाजक पार्टीशन होता है। एक्टिन के छड़े एक पट्ट से दोनों ओर फैली होती है। इस पट्टी को Z रेखा कहा जाता है। एक पूरी A पट्टी एक दूसरे की ओर पट्टियां के आधार से मिलकर एक पेशियां। तो खैर, आपको फोटो दिख गया, तो फोटो से आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किसी प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं। तो याद रखिएगा, ये अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। एक्टिन भी, ट्रोपोनिन भी और ट्रोपोमायोसिन भी, इनमें से सभी। अभी जस्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया था। एक सेकेंड रुक जाइए, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कहते हैं लोग सभी, कहाँ गया। हाँ, अभी तो क्वेश्चन आया था। चलिए, क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आया था, हम आपको बताए भी थे। ठीक है, ये वाला, हाँ, मायोफाइब्रिल्स किससे बनी होती है, तो सब है ट्रोपिन, ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन और मायोसिन। और इसका सॉल्यूशन जो हम लोग देखे थे कि मायोफ्रिम, एक्टिन, ट्रोपिन और ट्रोप्सिन से बने थे। मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोमिन। माइक्रोफाइब्रिल्स और पलक आपका पतली जो है आपका मायोफिलामेंट से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं, मुँह से मोटा, मुँह से मोटा। और पतले जो हैं ये तीनों हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। क्वेश्चन भैया क्या है, ज़रा देखते हैं फिर से ताकि और अच्छा से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन है कि पतले, तो पतले 3 था, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। माइसिन नहीं होगा, ये ट्रोपोमाइसिन है, माइसिन अलग है। मोटा में माइसिन, अब पतला में एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ट्रिक से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम जो जुड़ता है वो ट्रोपोनिन से। याद रखिए, 9 प्लस और प्लस, ट्रिक से याद रखिएगा, भूल जाएगा, Ca++ ट्रोपोनिन। अगर नहीं भी याद रहेगा तो आपको ऑप्शन से आप मार दीजिएगा। याद रखिए, हम लोग मसल्स पढ़ रहे हैं, मसल्स का पूरा डीप में हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। हालांकि 11th 12th का क्वेश्चन रहता है ये सब, पता नहीं 6th क्लास में ये इतना डीप में कैसे दे दिया आपका NCERT में। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या है। लंबे समय तक जो कार्य करने वाली मांसपेशियां थक जाती है, तो मांसपेशियां के थकने के दौरान क्या होता है, तो ये तो सबको पता है, लैक्टिक एसिड बनता है। आगे हटाइए। स्तनधारियों, जिसको मेमल्स बोलते हैं, MEMMALS, मेमल्स जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय की नियंत्रण करता है, पेशी समन्वय। याद रखिएगा, ये आपका सेरिबेलम जो है, बेलम, ये आपका समन्वय नियंत्रण करता है। अगर मान लीजिए आप शराब पी लिए और अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है जब आप शराब पीते हैं,
तो आपका संतुलन नहीं बनता और आप लड़खड़ाने लगते हैं। इसका मतलब समझ लीजिए कि अनु का सेरेबेलम गड़बड़ा गया, मतलब अनु मस्तिष्क का सेरेबेलम गड़बड़ा गया और ये एक ऐच्छिक पेशियाँ का अनैच्छिक नियंत्रण और समन्वय करता है, ऐच्छिक को अनैच्छिक में करता है। चलिए, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग की पेशी तंतु बहुनाभिक अवस्था दर्शाता है? बहुनाभिक अवस्था, तो याद रखिएगा बहुनाभिक अवस्था आपका हाथ पैर दर्शाता है। हाथ पैर के उत्तक में रेखित आपका क्या है, पेशी पाई जाती है। इन्हें कंकाल पेशियां भी कहते हैं। इनके पेशियों में बहुनाभिक अवस्था पाई जाती है। हाथ पैर की गति और शरीर की गतियां इन्हीं पेशियों द्वारा संभव होता है। इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहे जाते हैं। बड़े हाथ पैर अपने हिसाब से चलाएंगे, जहां आपका मांसपेशियां वहां Ca++, आगे हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक्टिन क्या है? तो एक्टिन एक पेशी सूत्र है। मायोसिन है, मायोसिन तो एक अलग है, एक्टिन और मायोसिन अलग अलग चीज़ है। मायोसिन मोटी आपका क्या है, तंतु है, और एक्टिन आपका पेशी शत्रु है, पेशी सूत्र है, पेशी तंतु। अच्छा, पेशी सूत्र मतलब मायोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। पेशी तंतु की आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें, महीन याद रखें पतली होती है, एक दूसरे को समानांतर फैली होती है, थिन जो है आपका ये है, और इन छड़ों को पेशी सूत्र कहते हैं। ये जो है पूरा जो है मायोसिन, ये है आपका मोटी है, और ये आपका पतली है, थिन वाला, ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं आपका पेशी सूत्र, शत्रु है सूत्र। चलिए आगे देखते हैं, और भी है क्या? इधर ख़त्म ही नहीं होगा क्या? चलिए हम लोग यहाँ तक करेंगे, उसके बाद अध्याय 6 हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि हम बहुत डीप में इंग्लिश के जैसे जो समझ में नहीं आ रहा है उसको अच्छा से रिपीट करके कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन 100% आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, और बस बने रहिए। पेशीय सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन क्या है? तो आपका वही कैल्शियम 2+ है। मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग हैं, तो याद रखिएगा 3 अर्धवृत्ताकार कैनाल। मनुष्य के कानों में आपका में संतुलन अंग है या संतुलित अंग होना चाहिए, वैसे संतुलन अंग क्या है? तो याद रखिएगा ये आपका 3 अर्धवृत्ताकार आपका कैनाल। मनुष्य के कानों में संतुलन अंग 3 अर्धवृत्ताकार आपका कैनाल है। अच्छा, तो ये है क्या? ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। सेल्यूलस और कॉकियाल्स जो है आपका सुनने में सहायक अंग रूप में शामिल होते हैं। यूट्रिकुलस अभिविन्यास तथा स्थित संतुलन का यह विशेष रूप से क्षैतिज झुकाव को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर 3 अर्धवृत्ताकार किनार, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है आपका, ये आपका डायनेमिक है, डायनेमिक बैलेंस है। शरीर को घूमने और गति करने के लिए ये आपका काम करता है। कान तो देखिए चारों तरफ ऐसे करके घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। चलिए 3 अर्धवृत्ताकार मतलब 3D आपका बोल रहा है, 3D सर्कुलर कैनाल। निम्नलिखित कशेरुकी ऊतकों में से कौन सा एक कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? याद रखिए कंट्रा जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। याद रखिएगा LLB मतलब कि हड्डी को हड्डी जोड़ाता है, लिगामेंट जिसको हम लोग स्नायु बोलते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं हड्डी को हड्डी जोड़ता है आपका लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं, लेकिन हड्डी को आपका क्या बोलते हैं उसको, हड्डी को जो है मांसपेशियां जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, और टेंडन को हिंदी में कंट्रा बोला जाता है। तो वही बोल रहा है कौन सा एक कोलेजन का होता है, तो आपका कंट्रा जो टेंडन में है वो आपका TC याद रखिएगा, कोलेजन पाया जाता है टेंडन में कोलेजन या कंट्रा में कोलेजन। कंट्रा बोलिए या टेंडन बोलिए दोनों एक ही है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है, लेकिन कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत पाया जाता है। कोलेजन एक प्रोटीन है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। याद रखिए किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। यह संयोजी ऊतक का बाह्य कोशिका स्थान को क्या करता है? संरचनात्मक सहायता प्रदान। इसकी कठोरता तथा खिंचाव की प्रतिरोध के कारण यह त्वचा, रंध्र, हड्डियां, स्नायु बंधों के लिए एकदम सही मैट्रिक्स है। जहाँ Ca+ तो नहीं है। अब देखिए आवेग संचरण के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवन किस कारण होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़रा देखते हैं। कह रहा है कि आवेग संचरण के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवन किस कारण होता है? तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा? Na+ के अंदर जाना। फिर से हम बोल रहे हैं आवेग संरचना मतलब इम्पल्स जब होता है शरीर में, ट्रांसमिशन होता है इम्प्रेशन, तो वही बोल रहा है कि किस कारण होता है? तो Na+ का अंदर आना मतलब कि Na+ ज़्यादा होना, ठीक है। तो आंसर आपका C होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं जहाँ विध्रुवन होगा वो आपका Na+ होगा, और जहाँ प्रक्रिया होगा
उसी में मतलब प्रक्रिया भी हो रहा है, तो Na+। आवेग संचरण के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवण, मतलब इसको इंग्लिश में डीपोलराइजेशन बोलते हैं, Na+ के अंदर जाने से होता है। इसमें आवेग संचरण के दौरान Na+ चैनल के द्वारा खोले होते हैं तथा K+ चैनलों के द्वारा बंद रहते हैं। Na+ द्वारा प्रवेश के तांत्रिक झिल्ली और एक्सोन कला का विध्रुवीकरण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना डीप में कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा, ये क्लास 6 का है तो ऐसे इतना टफ कैसे है। हैर्वेशियन कैनाल जो है, हैर्वेशियन कैनाल अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो याद रखिए वोल्कामानकी नलियाँ। क्या होगा आपका, वोल्कामानकी नलियाँ। फिर से देखिए, हेवियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो वोल्कामान कैनाल। अच्छा, ये जो है एक ट्यूब तरह का होता है, कैनाल मतलब ट्यूब होता है, ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होता है, ठीक है। शरीर जो हड्डी है, हड्डी के आउटर मोस्ट लेयर पे पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि ये आंसर होगा वोल्कामान की नलियाँ, वोल्कामान कैनाल्स। हड्डियां में पाई जाने वाली हर्बेशियस कैनाल वोल्कामान नलियाँ द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्तनधारियाँ मतलब इंसान, चाहे या आपका व्हेल ले लीजिए, जो भी मैमल्स है जो आपका बच्चा पैदा करता है, कि कशेरुकी स्तंभ में पाई जाने वाली नलिका कोलैक्वेट की नलिकाएं हैं। स्लैम अब जो है नलिका स्तनधारी के आँख में पाया जाता है। स्लैम जो है आपका आँख में पाया जाता है। क्लोवैक्ट के नलिका जो है आपका कशेरुकी स्तंभ में पाई जाने वाली, कशेरुकी में पाया जाता है। क्लोक्वेट कशेरुकी, ठीक है। और हेरिंग जो है, हेरिंग की नलिका आपका पिट्यूटरी ग्रंथ में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। याद रखिएगा, हम आपको एनसीईआरटी का साइंस पढ़ा रहे हैं, 100% आपको एग्जाम में ये पूछेगा, इसलिए आप इसको तैयार करके रखिए। कॉन्ड्रे टेंडिन का किसका हिस्सा है, कॉन्ड्रे ऐसे क्या लिखा हुआ है, टेंडिने किसका हिस्सा है, तो कॉन्ड्रे टेंडिने जो है आपका किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका हृदय का हिस्सा है। कॉन्ड्रे कार्डे होगा, सॉरी, जब भी कार्डे का बात होता है, जैसे आपका कार्डे का बात करेगा तो समझ जाइए आपका क्या है, हृदय का बात कर रहा है। हिप का बात करेगा तो समझ लीजिए आपका किडनी का बात कर रहा है, या खून नहीं, किडनी पेरीफेर, नेफ्रॉन का बताता है, किडनी का बात कर रहा है। चलिए, कार्डे जहाँ होगा, कार्डे टेंडेंस सामूहिक रूप से हृदय के तार के रूप में करते हैं। कार्डे टेंडेंस वाल्व, लिफलेट्स और पेपिलरी मसल्स के बीच मौजूद रेशेदार संयोजी होते हैं। ये वेट्रिकुलर साइट्स के लिफलेट्स से जुड़े होते हैं और कस्प को सिस्टोल के दौरान एस्ट्रोल कैविटी को वापस झूलते हैं। ये आपका पेपिलरी मसल्स हृदय में है। कार्ड जहाँ होगा वो चुपचाप याद रखिएगा, वो हृदय की बात कर रहा है। कंडरा हम लोग याद रखिए, टी हम लोग जस्ट पढ़े थे, टेंडन जिसको हम लोग बोलते हैं मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, कि अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि कहाँ है, कहते हैं सिस्मॉइड। याद रखें, विकास के दौरान निर्मित अस्थि, जब हड्डी बन रहा है तब जो है बोल रहा है कि अस्थि कहते हैं सिस्मॉइड। कंडरा के अस्थि विकास के दौरान निर्मित अस्थि को सिस्मॉइड अस्थि बोन्स कहते हैं। याद रखें, सिस्मॉइड बोन्स क्या है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही हड्डी बना तब जो है हड्डी जो बनता है ये आपका सिस्मॉइड होता है, और इसका सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो पटेला होता है, पटेला 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 पटेला, ठीक है। कार्टिलेज अन्य ऊतकों के समान भ्रूण की मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। इसके मैट्रिक्स से कंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कॉन्ड्रियोम्यूक्स प्रोटीन बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन और पीले इलास्टिक तंतु का जाल फैला होता है, जो कार्टिलेज की दृढ़ता और लचीला प्रदान करता है। त्वचा और अस्थि पूर्ण की एक हड्डी जैसी संरचना, यह अंतरा अस्थि निर्माण करता है, कशेरुकी के कंकाल का निर्माण करता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ख़त्म हुआ भाई? अच्छा, अब थोड़ा ही है, हम लोग ख़त्म कर देंगे, चाहे कितना भी देर लगे। याद रखें एक एक डाटा आपको। किसके अस्थि भवन में सिस्मॉइड अस्थि होती है? वही कंड्रा सिस्मॉइड, सीसेमॉइड आपका कंड्रा एस के। याद रखें, शाहरुख खान, तो सिस्मॉइड अस्थि कंड्रा जिसको हम लोग इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, टेंडन कहते हैं, सॉरी लिगामेंट नहीं, आपका टेंडन कहते हैं। अभी जो कुछ देर पहले पढ़े थे यहाँ पे आपका देखिए, कहाँ गया ये कंड्रा जिसको टेंडन कहते हैं, केटी, ठीक है। स्तनी के कर्ण के 3 हड्डियाँ होती है, तो आप बता दीजिए निम्नलिखित में किन हड्डियाँ से बनती है? अभी हम लोग पढ़े थे, क्वाड्रेट, आर्टिकुलेट, हाइमोमैंडिबुलर। फिर से देखिए, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, इसी को नाम है आपका अंग्रेजी में आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट और हाइमोमैंडिबुलर। स्टेप SH, ई क्वा ई के
और आपका मेलियस आर्टिस, माँ एक सच है, तो एम से मेलियस आर्टिकुलेट, ई से इनकस क्वाड्रेट और स्टेपिस हायोमेंडियस। याद रखिएगा, याद हो जाएगा, मे भी आपका बार बार पढ़िएगा तो 100% याद हो जाएगा। स्तनधारियों के अंश मेखला, जो अंश मेखला को पेक्टोरियल ग्रिडल कहा जाता है, इंग्लिश में पेक्टोरियल ग्रिडल कहा जाता है, कि मुख्य हड्डी होती है। क्या होती है मुख्य हड्डी, ज़रा बताइए। तो याद रखिएगा कि स्तनधारियों में अंश मेखला की मुख्य हड्डी आपका स्केपुला होता है। स्केपुला याद रखिएगा, स्केपुला कैसा होता है, तो स्तनधारियों के अंश मेखला की मुख्य हड्डी आपका स्केपुला। जरा हम स्केपुला का फिगर देख लेते हैं, तब आपको बता देंगे ये क्या है। स्केपुला बोन डायग्राम, हाँ ये आपका स्केपुला होता है। ये जो आपका हड्डी है, जो आप मुंडी है, यहाँ से बीच में जो आपका कमर का जो हड्डी है, ये आपका स्केपुला होता है। स्तनधारियों का अंश मेखला में मुख्य हड्डी आपका स्केपुला हड्डी होता है। मध्यकर्ण गुहा जो है, याद रखिएगा, मध्यकर्ण गुहा आपके उपस्थित कर्ण अस्थियां क्या करती हैं, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाता है, आवृत्ति मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, तरंगे मतलब वेवलेंथ बढ़ाता है। याद रखिए, उपस्थित कर्ण, मध्यकर्ण गुहा। मनुष्य के मध्यकर्ण में अस्थियां का सही क्रम हम मिस करते हैं, आपको मिस याद रखिए, ट्रिक से याद रखिए, मेलियस, इनकियस और स्टेपिस। याद रखिए, इसका और भी नाम हम आपको बताए थे, माँ एम आर्टिकुलेट्स, इक्का दुक्का, इनकस और इक्का क्वाड्रेट, और सच कहते हैं हम कसम से स्टेपिस हायोमेट्री बुलर। ओटोलिथिक पाया जाता है, तो आपका अंतःकरण में ओटोलिथिक, याद रखिए ओटोलिथ्स के जरिए का अंतःकरण में पाया जाता है। ओटोलिथ आपका मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिसे ओटोलिथ कहते हैं। जानू फलक पटेला है, पटेला अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये आपका सिस्मॉइड अस्थि में पाया जाता है। सिस्मॉइड अस्थि का सबसे बड़ा भाग आपका पटेला है। प्रत्येक घुटने के आगे वाला जो है एक छोटा त्रिकोणीय हड्डी होता है, जिसको टेंडन में कैल्सिफिकेशन के कारण होता है। ऐसी हड्डी को सिस्मॉइड हड्डी कहते हैं। फीमर के उभरों से संबंधित होता है। स्तनधारियों का ज़ैगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है, तो याद रखिएगा, तो स्तनधारियों का ज़ैगोमेटिक आर्क याद रखिएगा, ये है आपका ए नंबर, क्या होगा, जुगल स्क्वामोसल और मैक्सिला, जुगल स्क्वामोसल और मैक्सिला। ठीक है, तो ये आपका एक बार इसका इंग्लिश देख लेते हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हमरे राजा जी के खिला। चलिए, ये जो है आपका है सिस्मोड्स बोन्स में जुगल आपका स्क्वामोसल और मैक्सिला, ये आपका इंग्लिश ही नाम है। मेमल्स में पाया जाता है। स्तनधारी आपका लिखा हुआ है। ज़ैगोमेट्रिक आर्क इसको इंग्लिश में बोला जाता है। स्क्वामस मतलब वही आपका टेम्पोरल बोन है। जुगल आपका ज़ैगोमेटिक बोन है, और आपका कनेक्टेड विथ मैक्सिला, ये दोनों जो है एक मैक्सिला से कनेक्ट होता है। 63 आपका क्या है, रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियां में पाए जाती है। याद रखिए, रेशेदार आपका क्या है, फैब्रिक टाइप का है, जिसको हम लोग फैब्रस भी बोल सकते हैं। फैब्रेट अचल मतलब कि आपका वो मूव नहीं करेगा। ये जो है जोड़ किसकी हड्डियां में पाया जाता है, तो याद रखिए ये खोपड़ी में पाया जाता है। रेशेदार अचल जोड़ खोपड़ी की हड्डियां में पाया जाता है। अचल और रेशेदार जोड़ की होते हुए संयुक्त स्थानों पर गति की अनुमति नहीं देती। हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशियां हैं, तो याद रखिए हड्डी जो है, रेख हड्डी, हरा एच आर, हर हर महादेव, आपको ट्रिक से याद करें, एच आर रेखा। चलिए आगे देखते हैं। आपका ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो हड्डी गठन के निर्माण। तो ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे भी आपको एथोमाइड, इंग्लिश में भी एथोमाइड नाम है। स्तनधारी मतलब हम लोग जैसे मेमल्स, जो आपका बच्चा पैदा करता है। कपाल गुहा याद रखिएगा, स्कल जिसको बोलते हैं, से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या क्या है, तो यह कपाल गुहा तल पर स्थित होती है। फ्लोर मतलब तल मतलब फ्लोर पर होती है। ये कई छिद्रों से छिद्रक प्लेट होते हैं। याद रखिएगा, छिद्रक मतलब होता है परफोर्टेबल प्लेट, होल्स पाया जाता है, छिद्रिक प्लेट पाया जाता है, परफोर्टेबल, और इसे किम्ब्री फॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उपर्युक्त में से आपका सभी सही है। एथोमाइड हड्डी अग्र कपाल की हड्डियां से जो आंखों के बीच में जो होती है, ये तीनों भाग किप्री बिफॉर्म प्लेट्स, लंबवत प्लेट और एथोमाइड लेब्रिरिंथ में पाई जाती है। कपाल गुहा के तल स्थित होती है और कई छिद्रों से छिद्रिक होती है। हड्डियां के संयुक्त सतह पर सेल शक द्रव कार्य है, इसको क्या बोला जाता है, लुब्रिकेंट। हड्डी के संयुक्त सतह पर सेलेस्क द्रव लुब्रिकेंट का कार्य करता है। यह जोड़ों के बीच घर्षण को कम करने के लिए हड्डियां की चिकनाई होती है।
हैवियर्स आपका प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है? तो ये आपका हैवियर्स आपका हड्डी, तो अभी लिखा हुआ था हड्डी होना चाहिए, हड्डी ही पढ़ रहे हैं, वाह क्या बात है। हैवियर्स आपका प्रणाली, एच से हैवियर, एच से हड्डी, हैवियर्स प्रणाली वोल्कोमाइन नलिका, वोल्कोमाइन नलिका हैवियर्स नलिका दूसरी हैवियर्स कैनाल से जोड़ती है। दो हड्डियाँ वही एल एल बी, मतलब लिगामेंट होगा, लिगामेंट मतलब आपका जो है इसको इंग्लिश में स्नाया कहते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग ये पढ़े थे। और कंडरा जो है हड्डी को मांसपेशियाँ से जोड़ जाता है। एक्चुअली जो एवरेज बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको इतना ही पता रहता है, और ये जो जितना डीप में हम पढ़े हैं ये शायद ही किसी को पता रहता है। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित पेशियों में कौन ऐच्छिक तांत्रिक पेशियां हैं? तो याद रखिएगा कंकाल जो है आपका ऐच्छिक, अपने हिसाब से हम अपनी हड्डी को इधर उधर करते हैं। कंट्रा टेंडन वही मांसपेशियां को, मांसपेशियां नहीं, मांसपेशियां को हड्डियां से जोड़ता है। जल अपघटन को भी थोड़ी मात्रा, याद रखिए थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होता है? तो आपका उपापचयी ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिए कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा जो प्राप्त इस प्रकार मुक्त होता है, ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होता है, कैसे? तो याद रखिएगा ये आपका होगा उपापचयी ऊर्जा। उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक एनर्जी होता है, मेटाबॉलिक एनर्जी। निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका पंप पेशी कोशिका के झिल्ली के द्विध्रुवीय माध्यम से पेशियों को संकुचित आरंभ करने के उत्तरदायी है? तो आरंभ जब भी आएगा तो Ca प्लस पंप, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन Na प्लस का था, हम एक बार इसको कोरिलेट कराते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तभी हम लोग कोरिलेट करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ये देखिए Ca प्लस पंप पेशी कोशिका को झिल्ली के डिपोलेराइजेशन के माध्यम से पेशियों को संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है। संकुचन आरंभ Ca प्लस, संकुचन आरंभ, जहाँ पर बंधन बांधने वाली जगह को Ca2 प्लस के मांसपेशियों से छोड़ा जाता है। Ca2 प्लस आयन मायोफाइब्रिल्स के आसपास मौजूद सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होता है। जब सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में Ca2 प्लस आयने पेशी कोशिकाओं से जोड़ा जाता है तब मांसपेशियों का संकुचन होता है। इसके विपरीत मांसपेशियों की कोशिकाओं का आराम देने के लिए Ca2 प्लस आयनों का सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन वही है कि स्टार्टिंग, याद रखिएगा, माध्यम से पेशियों का आरंभ करना। अच्छा, अभी जो आप Na प्लस वाला क्वेश्चन था वो हम देखना चाहेंगे, क्योंकि फिर आपका क्या है समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आवेग संरचना के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवीकरण किस कारण होता है? आवेग संरचना के दौरान एक्सोन कला का विध्रुवीकरण Na प्लस के अंदर जाने से होता है। विध्रुवीकरण एक्सोन कला में अंदर जाने से, किसका अंदर? Na प्लस के अंदर जाने से होता है। ये आपका अर्ज जो भी है आपका K प्लस जो है, इसको हम लोग एक बार फिर हटा देते हैं। K प्लस चैनलों के द्वारा बंद रहते हैं, याद रखिए बंद रहना K प्लस द्वारा, और खुले रहना Na प्लस द्वारा। बंद करो बोलते हैं ना। और ये तो आरंभ वाला है, तो ये Ca प्लस होगा, Ca प्लस प्लस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा है? कोरोनाइड तो निचला जबड़ा, एटलस आपका कैसूर का अक्ष, आपका पेल्विक गटल, हमको तो लगता है पेल्विक गलट, नहीं गलत हो गया, ये आपका निचला जबड़ा है। स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस निचला जबड़ा का एक भाग है। एल्वेली प्रोसेस मेंटल फोरमेन, बॉडी है, एंगल है, मेडेबल है, और आपका कोरोनाइड कहाँ चला गया? ये आपका कोरोनाइड आपका हिस्सा है, नीचे वाला का कोरोनाइड। ये मेडुबुलर नॉच है, ये आपका सैंडेलर प्रोसेस मेडिबल कोडाइल है, इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर, मोलर ये तो दांत का भाग है, रेमस याद रखिए, रेमस ये है आपका एल्वेली प्रोसेस मेंटल फोरमेन। तो एल्वेली प्रोसेस और मेंटल फोरमेन ये सब भाग है दांत का। इनकस और स्पेटिस जो है ये तो आपको क्या है? कंदून खली का संधि, कंदूक खली का संधि, तो सला हमको भी नहीं पता कंदून सलिका से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यार से हम लोग देखेंगे। कंदून खलिका जो है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कहा जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इनकस जो है आपका स्टेपिस, ये जो है आपका के बीच का जोड़ा जो है वो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का होता है, कान के मध्य भाग में होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं आपका कंदुक कहाँ है, कहाँ तो था, याद रखिए टमाटर आपका फल है, इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए हम अपने शब्दों को यहीं विराम लेते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेते हैं कहाँ तक हुआ है। तो अध्याय आपका टोटल आपका 5 अध्याय आपका हो गया है। याद रखिएगा क्लास 6 का साइंस चल रहा है और ये आपका 5वां अध्याय कंप्लीट होगा। बाकी जो बचा है आपका एक बार देख लेते हैं कि कितना आपका बचा हुआ है, उसके हिसाब से हम करेंगे।
ये आपका 6 से 10 है। भोजन के घटक, एक सेकंड, भोजन के घटक हो गया, वस्तुओं का समूह, पदार्थ का पृथक्करण, पौधे के जानिए, शरीर में गति, ये पूरा शरीर में गति आपका टोटल पूरा हो चुका है। अब जो बचा है आपका 32-37, ये जितना है एक दिन आपको पूरा, एक दिन में आपको ये खत्म कर दिएगा 2 से 3 घंटा के अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका 6 क्लास का आधा आपका खत्म हो गया। मिलते हैं अगले सेशन में।